एक ने नहीं कहा कि सबसे ज्यादा अत्याचार प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद, उनकी बेटी और उनके नवासों के साथ जिन जिहादी वहाबियों ने किया है, इनको भी तो अलग से हम देखें। क्यों नहीं हम इनकी हालत बेहतर करें? क्यों नहीं हम इनकी राष्ट्रभक्ति को ज्यादा ताकत दें? लेकिन सत्ता पे वही ताकतें थी, इसलिए 3.5% शिया जिनका भारत की आर्मी में, जिनकी भारत की शिक्षा में एक कंट्रीब्यूशन है, उसको नकार दिया गया। और कमाल देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान को लेने की बात हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराने की बात हो रही है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का अगर भारत में कोई एकमात्र नुमाइंदा है, उस मिट्टी का कोई जानकार है, उस संस्कृति का, उस तहजीब का कोई जानकार है, जिसे गली गली मोहल्ला मोहल्ला पता है, कौन सी क्यारी में कौन सा फूल खिलता है, कौन से दरख्त वहां है, कौन सी पहाड़ी है, जिसे इतनी टोपोग्राफी पता हो, जो एक बार इस आजाद भारत में पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से उड़ के बल्तिस्तान गया हो, अपने बाप दादाओं की जमीन को वहां बांटने गया हो, वो भारत में है। और केसरिया हिंदू वाहिनी के लोगों, पूरे 135 करोड़ लोगों में सिर्फ एक ही वाहिद आदमी है जो गिलगित बल्तिस्तान की चलते फिरते नुमाइंदगी करता है। अगर गिलगित बल्तिस्तान की जब भी लड़ाई लड़ी जाएगी, तो मैं जितना उस शख्स को जानता हूं, बार बार देश की सत्ताओं को बताता हूं, आपके पास लोग हैं, बाहर से नहीं लाने हैं। और क्योंकि वो शिया है, उसकी रूट बल्तिस्तान की है, और आपको इतने सुलभ तरीके से मिल गया है, तो कुछ उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। मैं उसकी कीमत जानता हूं, आप शायद उसकी कीमत उतनी नहीं जानते हो, लेकिन आपने अपने मार्गदर्शन मंडल में इस केसरिया हिंदू वाहिनी के पोस्टर पे जो आपके दो आइडियल हैं, एक तरफ तस्वीर एक सन्यासी की है, एक योगी की तस्वीर है, और एक तरफ आपने कैप्टन सिकंदर रिजवी की तस्वीर है। यह शिया भी है, यह बल्तिस्तानी भी है। अगर भारत में, भारत की संसद में यह तय बहुत पहले हो गया था, जिसको दोबारा से भारत की संसद में वर्तमान सत्ता के गृह मंत्री ने जब यह दोहराया कि हम गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे, हम अक्साई चीन भी लेंगे, तो मेरी गुजारिश है कि जो 2 सीटें हैं जिन्हें आपने एंग्लो इंडियन, जो अंग्रेज यहां से चले गए थे और उनकी जो यहां जायज और नाजायज वंशज छोड़ के गए थे, जिनकी गिनती भारत के कानून मंत्री ने संसद में बताया कि वो मात्र 262 हैं गिनती के, लेकिन बल्तिस्तानी इस देश में हजारों की तादाद में है। मैं बार बार सरकार से कहता हूं कि सरकार अपने तंत्र को जैसे चलाना चाहती है चलाए, लेकिन मैं इस भारत राष्ट्र का एक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि हो सकता है कि सरकारों की निगाह वहां तक न पहुंच पाती हो। मैं अपनी बात कह के कुछ चीजों को सार्वजनिक करता हूं, यह सरकार का काम है कि वो उसको ढूंढे, कैसे उसका सदुपयोग हो। अगर आपको गिलगित बल्तिस्तान लेना ही है, लेने से पहले
जो साइकोलॉजिकल युद्ध है उसकी शुरुआत इसी से हो सकती है कि जो भारत की लोकसभा में 2 सीटें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, एंग्लो इंडियन की जिनकी गिनती 262 है, हजारों की तादाद में बल्तिस्तानी भी हैं, गिलगित के लोग भी हैं, अगर कोई उस कौम के अंदर से एक शख्स है, साफ सुथरा है, ईमानदार है, प्रोफेशनल है, वो किसी दुकानदारी नहीं चलाता, कोई मजहब की दुकान उसने नहीं खोली है, वो किसी मस्जिद का मौलवी नहीं है, इमाम नहीं है, उसका नाम है सिकंदर रिजवी। सरकार को चाहिए कि उन 2 लोकसभा सीटों में से समाप्त करे ये एंग्लो इंडियन का कहानी। ये एंग्लो इंडियन किसका रिप्रेजेंटेटिव है? ये उस इंग्लैंड की पार्लियामेंट का। सरकार ने ये बात आज से कोई 7-8 महीने पहले मैंने नासिक में कही थी, और उस वक्त मैंने कहा था कि सरकार को ये एंग्लो इंडियन के नाम पे चलने वाला फ्रॉड समाप्त करना चाहिए और ये जो 2 सीटें हैं इन्हें समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन मेरी राय थी, सरकार माने या न माने, लेकिन एक राष्ट्र के सिटीजन के नाम पे, नागरिक के नाम पे सरकार के सामने मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। मेरी बात सरकार रिजेक्ट कर दे, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख जब होगा कि जब मैं ये बात नहीं कहूंगा। उन 2 सीटों का बंटवारा करे कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके नुमाइंदे जो भारत में कश्मीर में पिछले 70 साल से जो जिहादी सरकार थी, जिन्होंने वहां का नागरिक उन्हें नहीं बनने दिया था, जो मीरपुर से आए थे, जो मुजफ्फराबाद से आए थे, वो 7 लाख कश्मीरी जम्मू में रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे थे। उनके एक आदमी को आप लोकसभा में नॉमिनेट कीजिए, कहिए कि इन लोगों की जमीन पर पाकिस्तानी फौज ने नाजायज कब्जा कर लिया है, भारत इसको आजाद कराएगा, लेकिन वहां की नुमाइंदगी जारी रहनी चाहिए। इसलिए जो 2 सीटें थी जिसने आपने एंग्लो इंडियन के कोटे से समाप्त कर दिया है, अब वहां एक पीओके की सीट होनी चाहिए, एक गिलगित बल्तिस्तानी को सीट जानी चाहिए, और लोकसभा की उस नॉमिनेटेड सीट के ऊपर क्या सिकंदर रिजवी से ज्यादा कोई फिट आदमी हो सकता है, योग्य आदमी हो सकता है? लड़ाई यहां से शुरू करिए कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर अगर पीओके का एक नुमाइंदा नॉमिनेट हुआ है, एक गिलगित बल्तिस्तान का नुमाइंदा हुआ है, तो आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना यह क्लेम और मजबूत कर दिया कि सच में वो हमारा हिस्सा है, हम लेंगे। हो सकता है दुश्मन ने हमसे वो छीन लिया हो, धोखे से छीन लिया हो, वो कब आएगा ठीक है। इस देश में तो तिब्बत की सरकार एग्जाइल में चल रही है, उनका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है। हम तिब्बत को कब आजाद कराएंगे? नहीं कराएंगे, क्योंकि उस पर हमारा कब्जा नहीं है, लेकिन जो हमारा हिस्सा था उस पर नाजायज कब्जा किसी ने कर लिया है, वहां के बाशिंदे यहां रह रहे हैं। उनमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये 2 सीटें जो समाप्त हुई हैं आपकी एंग्लो इंडियन के फ्रॉड से, वहां नॉमिनेट कीजिए। और ये जो कश्मीर में 7 लाख कश्मीरी हिंदू जो भाग के पाकिस्तान से यहां आया था, आप कश्मीर के अंदर जब चुनाव कराने जाएं तो आपके कश्मीर की विधानसभा के बारे में सबको पता होगा कि कुल मिलाकर के 121 सीटें हैं और 111 सीटें हैं, और 111 सीटों में से चुनाव होते हैं 87 सीटों पर, क्योंकि बाकी सीटें उस कश्मीर की हैं जिस कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। उसे आप आज छुड़ाएंगे, कल छुड़ाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 से पहले आप छुड़ा लेंगे। लेकिन कश्मीर की विधानसभा में 370 और 35 पे हटने के बाद जो 5500 परिवार 1950 से 52 तक
कश्मीर से आए थे वो सब हिंदू थे, डोगरा थे, सिख थे। आज उन्हीं लोगों को, उसी कम्युनिटी में से जो बची हुई 24 सीटें हैं वो आज जम्मू कश्मीर में जोड़ दी जाए और ये लोग उस जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के पास इलाका है उसकी नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि अब ये वहां के नागरिक हो चुके हैं, अब भारत के नागरिक हो चुके हैं, अब दोहरी नागरिकता समाप्त हो गई है, अब 2 झंडे खत्म हो गए हैं, 2 विधान खत्म हो गए हैं, 2 निशान खत्म हो गए हैं। तो अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटों जो बची हुई हैं, जिन्हें आपने रिजर्व करके रखा है, उस पे कश्मीर से आए हुए उन विस्थापित कश्मीरियों के बीच में बांट दिया जाए। तो बात घुमा करके मैं फिर वहीं ले जाना चाहता हूं कि जब ये देश आजाद हुआ, संविधान 1950 में बना, तो संविधान 1950 में बना, आजाद भारत की खंडित पार्लियामेंट में अखंड वंदे मातरम गाया गया। तो आजाद भारत के बाद जो हुआ हम उसे मानेंगे कि 2 जिहादियों के बीच में, देश के गद्दार जो थे, वो जिन्ना भी था, वो मौलाना आजाद भी था, और किसी पार्टी का आप कोई समझौता कर लें, ये समझौता तो कुछ ऐसे ही हो रहा है कि भारत की सरकार का आज जो भी चाइना के साथ विवाद है, लेकिन एक पार्टी ये कह रही है कि हमारा समझौता वहां की रूलिंग पार्टी के साथ है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को हाई लेवल इंफॉर्मेशन देंगे। भाई ये 2 पार्टियों के बीच में रिश्ता है कि 2 राष्ट्रों के बीच में रिश्ता है? 1937 में जिन्हा के दबाव में मक्कार मौलाना आजाद ने हिंदू लीडरशिप को, पंडित जी को, इन सब को डराया, वो मान गए। तो भाई पंडित जी जाने, वो पंडित जी की पार्टी, उनकी पार्टी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र और सरकार नहीं है। सरकार किसी पार्टी की नहीं बनती, सरकार होने के बाद संविधान की बनती है। तो हम उस मुआहदे को क्यों माने 1927 वाले को, जिसमें कहा गया कि सिर्फ 2 स्टैंडर्ड लगाए जाएंगे? हम तो आजाद मगर खंडित भारत के अंदर जो अखंड बचा है, जो वंदे मातरम पूरा गाया गया है, उसी को भारत मानेगा। इसलिए इस विवाद को समाप्त करने से इससे ज्यादा साफ कोई आइडिया और एजेंडा नहीं मिल सकता। हम वहां की बात के, अरे अंग्रेजों ने तो बहुत सारे कानून बनाए थे, आपने बदल दिए कि नहीं बदल दिए? अंग्रेजों के बनाए कानून बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे हैं? तो फिर अंग्रेजों का दौर में, उस लड़ाई के समय में उस बात को हमारे ऊपर क्यों लागू किया गया है, जबकि हमारे देश की आजाद पार्लियामेंट में आजादाना तरीके से पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम 9.5 मिनट में गाया। हम उसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। जिसको अच्छा लगे अच्छी बात, जिसको बुरा लगे वो अपने घर जाए। हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये देश संविधान से भी अगर जैसा भी है उस पर शिकायत हो सकती है, अब हम संविधान को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे। ये तो भारत के संविधान में है। तो ये बताएं ना, जो शाहीन बाग पर बैठे हैं, कि ये तो इसी में लिखा है। बहुत संविधान का ध्यान आ रहा है, तो उसी संविधान में जनसंख्या नियंत्रण लिखा हुआ है। तो सरकारें क्यों डर रही हैं? अब तक की सरकारें डरी, समझ में आता है। आप तो वो निडर लोग हैं जो संविधान को ही अपना ग्रंथ मानते हैं। आपने तो इस संसद में पहला जीवन का चुनाव जीत के संसद की सीढ़ियों पर जब आपने माथा टेका तो आपने कहा यह मंदिर है, इसकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी मंदिर के अंदर जो किताब है जिसे आप संविधान कहते हैं, उसकी पवित्रता फिर कैसे भंग हो रही है? अगर कुछ लोगों ने किया, कुछ ऐसे लोग आए थे न जिनका कोई मजहब था न जिनका कोई धर्म था, जो लुटेरे थे, जिन्होंने भारत को बांट बांट कर राज्य किया। आप इस मुद्दे पे नहीं आए हैं, ना आपने वादा किया है। आपने वादा किया है कि भारत, वो भारत, हजारों साल पुराना भारत। और जब आप शब्द बोलते हैं तो आप 11,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच के भी आपको भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र याद है।
आपने भारत की सनातन संस्कृति का उल्लेख करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी विस्तारवादी ताकत को ललकारा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने हर उद्बोधन में कहता हूं, दुनिया भारत को 1947 से नहीं जानती। दुनिया भारत को हजारों साल पुराने उस ज्ञान से जानती है, उस पुरुषार्थ से जानती है, उन ऋषि मुनियों से जानती है कि जब साइंस नहीं थी तब ऋषि मुनियों को पता चल गया था कि पर्यावरण में भी सिर्फ एक ही मात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको बचाना है तो उन्होंने उसके साथ आस्था जोड़ दी कि पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करना मात्र उसको प्रोटेक्ट करना था। लोगों को समझाना मुश्किल था कि यह साइंस है। साइंस का शब्द इस्तेमाल नहीं किया तो उन्होंने कहा, उन्होंने तुलसी को भी माना क्योंकि तुलसी भी एक साइंटिफिक पौधा है। आज हमें पता चल रहा है, हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता चल गया था, तो आप तो आज उसी परंपरा से आए हैं। इसलिए 11,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर के जब आप सुदर्शन चक्र की बात करते हैं तो 3 दिन के बाद सुदर्शन चक्र का जिक्र करने से टेबल पे आके बैठ जाता है, बात करने लगता है। लेकिन ये वो दुश्मन है कि मौके की नजाकत समझ करके उसने पैर पीछे खींचे हैं। ये वो सभ्यता के लोग हैं जो 1000 साल की प्लानिंग करते हैं। लिहाजा पूरी दुनिया के ज्यादातर मुल्क आपके साथ खड़े हैं। ये मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त करिए, तब तक बातचीत जारी रखिए। और जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस तैयारी में आप लगे हैं, पूरी दुनिया आपके साथ खड़े होने पे मजबूर हो गई है। केसरिया हिंदू वाहिनी के लोगों, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी विजिल है। जैसे हम बचपन में मोहल्ले में कुछ लोग मिलकर के रात में चौकीदारी करते थे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप राष्ट्र की चौकीदारी करें। इस राष्ट्र में जो आतंक फैलाना चाहते हैं, जो मजहब के नाम पे कत्लो गारत करना चाहते हैं, ये जो रात की महफिलों में इस देश को तोड़ने की ताकतें मजबूत करते हैं, जो कॉलेज में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहना चाहते हैं, जो जिन्ना वाली आजादी मांगते हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नारे लगाते हैं कि हिंदुओं की खबर खुदे की एएमयू में, जो जादवपुर में है, जो हैदराबाद में है, जो आसाम में है, जो दिल्ली में है, ऐसी ताकतों को बेनकाब करिए। शारीरिक तौर पे ताकतवर बनिए और मानसिक रूप से प्रतिकार करने की क्षमता दिखाइए। दुनिया में हजारों लोग आए हैं, हजारों चले जाएंगे। जाने के बाद उन्हीं को याद रखा जाता है जो कुछ करके जाते हैं। अपना नाम बड़ी गाड़ी खरीदने, बहुत बड़ा व्यापार करने में करोड़ों लोग हैं। किसी बिजनेसमैन का नाम आपको नहीं याद है, किसी बहुत बड़े चीफ जस्टिस का नाम आपको नहीं याद रहेगा। लोग इसको याद रखते हैं कि 1000 साल के बाद एक पराक्रमी राजा आया था, उसके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण था। उसने राज सत्ता का इस्तेमाल राष्ट्र को मजबूत करने में लगाया, क्योंकि इस देश में 70 सालों से राज सत्ता का इस्तेमाल राष्ट्र को कमजोर करने में लगाया जा रहा था, उसे तोड़ने में लगाया जा रहा था। पूरी ईमानदारी के साथ इन कामों को करिए। सिकंदर रिजवी, मैं आपको फिर एक बार इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, मैं शायद उतना पढ़ नहीं पाता हूं क्योंकि बोलते में उतना ध्यान मेरा वहां नहीं जाता है। केसरिया वाहिनी के देश भर में इतने सारे संगठन हैं, इतनी बड़ी गिनती में हैं। इन सब को जन जन तक बात को पहुंचाइए। और कोई आपसे यह सवाल करे कि भाई ये सब बातें आप कर तो रहे हैं, लेकिन ये कहां लिखा है, तो मैंने कोई काम ऐसा नहीं चीज बताई है जो आपके पास लिखित में ना हो। इसलिए एक नहीं कई किताबें हैं। आप कश्मीर के सिलसिले में किताब पढ़िए, कश्मीर 1947,
द रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री, प्रेम शंकर झा की किताब है। किताब बहुत अच्छी है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसी तरीके से एक छोटी सी किताब है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये एनी बेसेंट ने लिखी है। एनी बेसेंट 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शायद अध्यक्ष रही हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और उसके बाद में उन्होंने जो किताब लिखी 1922 में, उस किताब का नाम है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। और वो अपनी किताब में ये बात कहती हैं कि जिस वक्त होम रूल की बात चल रही थी, उस वक्त अंग्रेज छोटी ताकतों से, दलितों से, पिछड़ों से, गरीबों से ये कहते थे कि आप होम रूल की डिमांड मत कीजिए, अगर होम रूल आ जाएगा तो ये ब्राह्मण आपके ऊपर राज करेगा। एनी बेसेंट में ये सच बात कहने की हिम्मत थी, उन्होंने ये सच बात कही है। आप उन किताबों को पढ़ें और पूरी ताकत से पढ़ें। और ये किताबें ऐसे लोगों ने लिखी हैं जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसमें बहुत सारे लोग लोहिया का नाम बहुत लेते हैं, लोहिया के नाम पे सरकारों पे काबिज हो जाते हैं। ये बात अलग है कि वो भी चंबल से आए हैं, लेकिन फिर भी लोहिया का नाम लेकर के कैसे राज सत्ता पे बैठते हैं। कैसे उन्होंने इस देश में एक आदमी जो भारत माता को डायन कहता है, जो शियाओं के कत्ल को वाजिब समझता है, सिर्फ एक एमएलए जो रामपुर का था, जिसका पूरा परिवार इस समय जेल में सड़ रहा है, जिसने गरीबों की नाजायज तरीके से गुंडागर्दी से जमीनें ले करके एक प्राइवेट लिमिटेड टाइप की यूनिवर्सिटी बनाई और उसने अपने आप को सरसैयद बनने की कोशिश की। लेकिन उसकी पिटाई रामपुर में 1966 में इतनी की गई थी क्योंकि उसने देश की सेनाएं जब सीमा पे जा रही थी तो सड़कें खोदी थी। उन ट्रक्स में जिसमें साजो सामान जा रहा था, उस गद्दार ने तब उनके ऊपर पत्थर फेंके थे। उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि उस वक्त आई भी नहीं थी, उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर सहाय ने उसको बुरी तरह पीटा था और दिल्ली से ऑर्डर हुआ था उसको गोली मारने का। सहाय ने कहा, तू जवान लड़का है, शहर छोड़ दे। रातों रात भाग करके वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आया और फिर उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जहर फैलाया और फिर मुलायम सिंह के साथ राजनीति की और समय समय पे ये कहा कि कारगिल का युद्ध तो सिर्फ मुसलमानों ने लड़ा था। उस खबीस ने, उस हरामुद्दहर ने, उस मरदूद ने फौज के अंदर भी बांटने की कोशिश की। लेकिन उसी ने कहा कि भारत माता डायन है। वो चंबल से आने वाले लोगों ने जो सत्ता में बैठे थे, ऐसे लोगों को प्रमोट किया। इसलिए राम मनोहर लोहिया का नाम लेने वालों से पूछिएगा कि किताब का नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। यह राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। धज्जियां उड़ाती हैं उस मक्कार जिसका नाम इस देश में कोई लेता नहीं है और उसको बड़े महान अंदाज में बताया जाता है, ओ हो कि उस मक्कार का नाम कोई ले ले। भारत का पहला शिक्षा मंत्री जिसका नाम था सैयद गुलाम मोइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी। आप सोचिए जरा, कैसे कैसे मक्कार इस देश में है। उसी इदारे से आया था जिससे मैं आया।